नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आप सभी साथियों का स्वागत। तो आज बात करते हैं सीसीएस पॉलिसी की, जो 24 जनवरी 2025 को एक पॉलिसी निकाली, यूपीएस पेंशन पॉलिसी यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने कर दी है और जो 1 अप्रैल 2025 से सीसीएस कर्मचारियों को, सभी केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को लागू हो जाएगा, जिसका सिफारिश की थी टीबी सोमनाथन कमेटी ने 2023 में। उसे गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। पहले 1/1/2004 तक ओल्ड पेंशन पॉलिसी थी, फिर उसकी जगह पर डोनेशन स्कीम, न्यू पेंशन पॉलिसी आई और इन दोनों का मिला जुला जो लाभ उन्हें मिलेगा उसे यूपीएस पेंशन पॉलिसी कहा गया है, जिसके आधार पर एक न्यूनतम सर्विस रखी गई है 10 साल, यानी 10 साल के न्यूनतम सर्विस में बेसिक पेंशन 10,000 होगी, जिस पर डीए भी लगेगा और 50% पेंशन के लिए, यानी बेसिक के आधे को पेंशन फॉर्मूले के लिए 25 वर्ष का बेंचमार्क रखा गया है। तो इसके और भी फायदे, फैमिली पेंशन लागू होगी, महंगाई भत्ता उस पर लगेगा और रिटायरमेंट के समय एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा, जिसके लिए बेसिक प्लस डीए का 10% खुद एम्प्लॉयर जमा करेगा और इतनी ही राशि भारत सरकार जमा करेगी और साथ में भारत सरकार 8.5% राशि और जमा करेगी। तो कुल मिलाकर 18.5% राशि उसमें जमा होगी। तो न्यूनतम पेंशन 10,000 बेसिक और अधिकतम की गणना 25 वर्ष को यदि बेंचमार्क माना जाए, तो उस आधार पर यदि एक एम्प्लॉयर का उदाहरण दे, उनकी पेंशन निकाली जाए तो 25 साल में माना किसी का लास्ट 10 महीने का वेतन अबलिक उस साल का अभीष्ट बेसिक 50,000 है, तो उसकी पेंशन 25,000 यानी आधा किस प्रकार होगी, उसका गणना का एक सूत्र है कि बेसिक पे का 2 से भाग कर दे, यानी बेसिक पे बाई 2 इंटू टोटल सर्विस बाई बेंचमार्क, यानी कि बेसिक पे किसी की 50,000 है, उसका 2 से भाग कर दो तो आएगा 25,000, उसको गुणा करेंगे 25 साल अबलिक 25 गुणा 12 यानी महीनों से, तो 300 महीने निकलते हैं और 25 ही बेंचमार्क है, तो 300 बाई 300 बराबर 1, तो टोटल पेंशन होगी 25,000। ये 25,000 का बेंचमार्क और उससे ऊपर वालों के लिए लागू है कि 50% उन्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन यदि सर्विस कम रही, न्यूनतम सर्विस तो 10 साल है, उससे नीचे पेंशन नहीं है, तो यदि 15 में कोई रिटायर जा रहा है तो उनकी पेंशन की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो उनका भी ठीक उसी प्रकार 50,000 का आधा 25,000 और 15 बाई 25 हो जाएगा, यानी 15 के होते 180 महीना या 15 ही रहने तो निकलेगा उतना ही, और उसको 25 का 300 महीना 180 महीना बट्टा 300 महीना बराबर हुआ था 0.6। यदि 2500 को 0.6 से गुणा कर दो तो वो आता है 15,000, तो उनको पेंशन मिलेगी 15,000 प्लस उस पर डीआर। अब जमा राशि किस प्रकार से उनको मिलती है उसका भी फॉर्मूला है कि माना 50,000 किसी एम्प्लॉयर का बेसिक है, उस पर माना कि 50% डीए है, तो 50% डीए 50 का आधा 25 75 हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर्स को एक मुश्त राशि जो पेंशन जाते समय मिलेगी, उसकी गणना किस प्रकार से की जाए। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि 10% एम्प्लॉयर जमा करता है, 10% गवर्नमेंट जमा करती है बेसिक प्लस डीए का, और 8.5% यानी और गवर्नमेंट उसमें डालती है, तो टोटल हो जाता है 18.5 यानी 18.5%। तो उसकी पेंशन जाते समय जो एक मुश्त रकम मिलेगी वो किस आधार पर मिलेगी, उसके लिए सूत्र है एल का। एल इज इक्वल टू मंथ्स का मतलब होता है कि अगर 25 साल किसी की सर्विस है तो 25 का एल यानी 2 भाग हो जाते हैं 6 महीने के, गुणा गया 2 कर दे देते हैं उसको, तो वो 50 हो जाता है। अब निकालेंगे कैसे, 50,000 अगर किसी की बेसिक है और उस पर डीए भी
50% है तो टोटल, और 25 75, तो 1/10 का फॉर्मूला, 1/10वां भाग 1/10 करेंगे। यदि 25 साल सर्विस वाले की बात हो रही है, उनको 25 गुणा 2, एल का फॉर्मूला जो है, एल जाहिर करता है कि उस वर्ष के 2 भाग, 6 महीने के 2 सेट, तो 25 साल में कितने हो जाएंगे 6 महीने के हिसाब से, 25 गुना 50 हो जाएंगे। तो उस 7500 को 50 से गुणा करो तो पेंशन जाते समय जिस एम्प्लॉयर की 50,000 बेसिक थी, उनको रकम जो मिलेगी वो मिलेगी 3,75,000। तो ये था एक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फॉर्मूला, जो कि गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी 24 अगस्त को, और ये प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2025 से उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर। तो केंद्रीय कर्मचारियों के एकजुटता के लिए, एकता के लिए, संगठन के लिए, रेलवे जैसे एक बृहद संगठन जिसके मजदूर यूनियन से लेकर, कर्मचारी यूनियन से लेकर और अधिकारी यूनियन तक अलग अलग यूनियन है और बहुत ही यूनिक है, और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने गवर्नमेंट पर दबाव बनाया और अपना अधिकार लिया। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार हमने इन लोगों से क्या सीखा, यानी सैनिकों ने, डिफेंस पर्सनल के जेसीओ जवान ने क्या सीखा। तो क्या 1973 से आज तक हम लोग सोते रहे, ओआरओपी के नाम पर भी सोते रहे? क्या जब हम जगे थे तो भी किसी अधिकारी के, यानी मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के साथ में उनके फॉलोअर बनकर जब पहली बार ओआरओपी की आवाज उठाई, तो क्या आपको उसमें ठीक ठाक या पेंशन सही होगी? यदि नहीं हुई तो दोष किसका है, उसी पर आगे बात करते हैं। तो उस समय जो पहली बार ओआरपी 2014 में आई, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला, क्योंकि बार बार कहता हूं अधिकारी कभी भी मिनिमम नहीं होते हैं। 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, 25 में कर्नल बनेंगे ही बनेंगे, और कर्नल से नीचे रिटायर होंगे तो वॉलंटियर होंगे। तो यानी कि उनका आंकड़ा हमेशा मैक्सिमम होता है। एक ही रैंक का मैक्सिमम मिनिमम ओआरओपी की असल परिभाषा नहीं है। ओआरओपी की असल परिभाषा है सीसीएस के अंदर 1973 में जब सबको मिलाया गया, उससे पहले कमेटियां होती थी, तो जो भी जिसका काउंटर पार्ट है वो अधिकतम 40 इंक्रीजमेंट तक कितनी ऊंचाई, यानी 35 से 40 साल सर्विस तक कितना इंक्रीजमेंट ले रहा है, और उसी का काउंटर पार्ट जिनकी एज लिमिट के आधार पर नहीं बल्कि सर्विस रेशो, टर्म ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर एक सिपाही से लेकर जीसीओ तक की सर्विस मानी गई है, वो कितना पीछे छूट जाएंगे। उन दोनों के मध्यांतर को एक मध्यमान निकालकर एक पेंशन का रिवीजन देने को ओआरपी कहना चाहिए था, जिसे पहली बार 2014 और 2019 में अधिकारी वर्ग ने अपने फायदे के लिए 1 रैंक की परिभाषा, हौलदार बीएस, हौलदार नया पुराना कम ज्यादा, जेसीओ बीएस, जेसीओ, इस प्रकार की परिभाषा बनाई, जिससे फायदा पहले कह दिया सिर्फ उन्हीं को हुआ। यदि आप एक कर्नल साहब का वेतन पब्लिक पेंशन निकालते हैं तो कर्नल साहब का 1,97,000 ही होते थे 16वां इंक्रीजमेंट, लेकिन 20वां इंक्रीजमेंट काउंटर पार्ट्स के साथ वो है 2,15,900, 15,500 मिलिट्री सर्विस पे, दोनों होते हैं 2,31,400। उसमें यदि 2 का भाग देते हो तो वो आता 1,15,700, यानी 50%, और यहाँ पर वो एक्यूरेट है। चलो इतनी ही बात करते हैं समझने के लिए कि उन्होंने, यानी अधिकारियों ने 1973 से आज तक या उससे पहले कभी अपना अधिकार नहीं छोड़ा है, जो डिमांड की वो लिया। लेकिन जो लोग सिफारिश के लिए जाते भी हैं वहां क्या बताते हैं क्या नहीं, ये कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि जो जेसीओ जवानों को मिला उसकी भी थोड़ा सा गणना कर लेते हैं। 3% लोगों की एकजुटता 97% पर हमेशा से भारी रही है। हम लोग यानी जेसीओ जवान अपना अधिकार ले नहीं पाए। अब देखते हैं यहाँ पर कि जेसीओ वार की गणना किस प्रकार से की गई है। वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा जल्दी करेंगे। सिपाही की टर्म ऑफ एंगेजमेंट 22 साल रखी गई, यानी कि हम लोगों को बेसिक का टोटल, आखिरी बेसिक का आधा के आगे टर्म
ऑफ एंगेजमेंट लगा दिया गया है। यानी कि सिपाही का के साथ का लेवल 3 का आखिरी वेतन 40वां इंक्रीजमेंट 69,100 है। 69,100 प्लस 5,200 दोनों मिलाकर बनता है 74,300। यदि उसका आधा निकाल दो तो वो बनता है 37,150, 50%। उसमें टर्म ऑफ एंगेजमेंट यदि आप 15/40 जिस प्रकार से बेंचमार्क सीसीएस प्रणाली में यूपीएस में 25 वर्ष रखा गया है, तो 40 इंक्रीमेंट का अगर आप 40 करते हैं तो होता है 0.375, राउंड ऑफ 0.38 को 37,150 से गुणा कर दिया जाए तो वो निकलता है 14,117, यानी लमसम 14,000 जो सैनिक की मिनिमम 1 साल से 3 साल से 5 साल से आप खुद चेक कर लीजिएगा। और इस स्क्रीन पर भी मैं पेंशन टेबल ओआरपी 2024 का लगा के दूंगा, उसमें आप खुद देख लेना, इतना ही है। अब मैक्सिमम की बात करेंगे तो 22/40 हो जाएगा। मैं हिंदी भाषी हूं, समझ लीजिएगा, यानी 40 का भागा 22 में जाने पर 0.55 आता है। उस 37,100 पॉइंट में 0.55 से गुणा करोगे तो आता है 20,432। तो 20,463 सिपाही का 17 से 19 साल में पेंशन है भी। तो ये टर्म ऑफ एंगेजमेंट यदि हम लोगों को नहीं लगाया होता तो आखिरी बेसिक का आधा बहुत ऊपर हो रहा था, इतना तो कोई देगा नहीं। उनका मानना ये है कि जल्दी रिटायर होते तो दूसरी सर्विस के लिए भी मौके मिलेंगे और टर्म ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर दिया जाए। इससे पेंशन कम जरूर हुई है, अगर इसको +5 करके लगाते ऊपर निकल सकती थी। चलो आगे बात करते हैं नायक की। नायक की टर्म ऑफ एंगेजमेंट मैक्सिमम 26 साल रखा है, लेकिन 26 नहीं है, नायक का है 24। अब 24 को 24/40 अगर करते हैं तो वो निकलता है 0.6। इसको अगर लास्ट पे 81,100 यानी 86,200 का आधा, कुल मिला के उसी फॉर्मूले से बनता है 43,150। टर्म ऑफ एंगेजमेंट लगा करके नायक भी 23,569 के आसपास है और निकल रहा हो 25,890, यानी कि 2,000 घाटे में रहा। जैसे जैसे रैंक बढ़ेंगे घाटा बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार यदि हौलदार का लगाया जाए तो, लेकिन वापस उनको भी 0.55 पर लगाया गया है अधिकतम पर। इसी प्रकार हौलदार जी को भी 0.55 पर लगाया गया, जबकि 26 साल का टर्म ऑफ एंगेजमेंट का फैक्टर, इन सबको फैक्टर कहा जाए, अभी वीडियो लंबा हो रहा है, यानी कि आप 26/40 करो तो वो निकलता है 0.65, लेकिन वापस उनको भी 0.55 पर लाया गया है। इस प्रकार उनकी पेंशनें निकाली हुई है। अगर एक्चुअल हौलदार जी को 0.65 का फैक्टर देंगे तो वो 31,687 बन जाएगा सूबेदार की पेंशन से ऊपर, लेकिन वापस उनको नीचे डाउनफॉल किया गया है। और आगे जाकर जीसीओज की तो फिर बात ही क्या करें। लेवल 6 नायब सूबेदार पहले ही नॉन गजिस्टेड करा रहे हैं, जहां पर सूबेदार मेजर है वहां पर नायब सूबेदार एडजस्ट होने चाहिए थे, लेकिन उनका भी अगर 1,12,400 है, 5200 उसमें मिलिट्री सर्विस पे जोड़ो तो होता है 1,17,600, उसका आधा होता 58,800। अब 28 नायब सूबेदार का टर्म ऑफ एंगेजमेंट है, 28/40 होता है 0.7। उस 0.7 को से गुणा करो तो आता है 41,160। यहां तो सूबेदार मेजर भी नहीं है, सीधे ऑर्डिनरी है। अब यदि इनको भी वापस टर्म ऑफ एंगेजमेंट 0.55 भी दे देते, सिपाही के बराबर भी दे देते, तब भी वो निकलता है 32,340, वहां भी सूबेदार नहीं है। इन्हें वापस करके 0.45 पर लाया गया है, 10 और नीचे, तब जाकर के वो 26,460 और आसपास आता है, जहां पर कि नायब सूबेदार शुरुआत होते हैं 22 साल में, और 0.47 तक उनको ले जाकर के 27,636 अब्लिक 27,960, आप चार्ट देख लेना, इतना ही है। इसी प्रकार सूबेदार साहब को भी अगर उनका रियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट दिया जाए, यानी 30 का फैक्टर दिया जाए, तो निकलता 0.75। सूबेदार अब्लिक सूबेदार मेजर 30 साल, तो उस हिसाब से तो 73,800 जो जीसीओ का 40 साल का फैक्टर टोटल आधा निकलता है पेंशन का, टोटल बेसिक का, तो 0.75 लगाओगे तो वो तो 55,350 निकल जाएगा।
लेकिन ऐसा ना करके वापस उनको 0.41 और नीचे लाके तकरीबन तब निकलता है 31,734/31,500। इसी प्रकार से सूबेदार मेजर का भी है 30 साल तक की टर्म ऑफ एंगेजमेंट सिपाही के बराबर भी दे देते, 0.55 भी दे देते, तो भी सूबेदार मेजर साहब का भी पेंशन ठीक ठाक बन जाती, नायब सूबेदार साहब की भी बन जाती और सूबेदार साहब का भी बन जाती। यानी कि कुल मिलाकर के पेंशन को घटाने से लेकर पॉलिसी बनाने से लेकर जीसीओस का किसी ने आज तक न तो आवाज उठाई, ना ही सिफारिश की, ना ही सिपाही के बराबर टर्म ऑफ एंगेजमेंट दिया गया 0.55 का भी देते तब भी अच्छी पेंशन बन रही थी, जबकि 28 का टर्म ऑफ एंगेजमेंट 0.7 निकलता है और 0.75 निकलता है 30 साल का। ऐसा नहीं हुआ है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन ये गणित एकदम एक्यूरेट और करेक्ट है। यदि टर्म ऑफ एंगेजमेंट भी पूरा देते तो हम अपने अंतिम बेसिक का टर्म गुणा टर्म ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से एक संतुलित पेंशन बन सकती थी, लेकिन वो भी नहीं दिया। इसीलिए विदुर नीति का मुझे प्रसंग याद आता है कि जो चोर होता है वो लापरवाहों पर निर्भर करता है, राजा का राजस्व झगड़ेलू लोगों से आता है, वैद्य बीमार लोगों पर निर्भर करते हैं और नेता लीडर हमेशा बेवकूफों पर राज करते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए जो सुप्रीम बॉस ऊपर बैठे हुए हैं पीएमओ में प्रधानमंत्री जी, उन्हें एकदम धृतराष्ट्र की तरह नहीं होना चाहिए। डिफेंस बजट जब भी बढ़ता है तो उसका बांट विसंगति भरा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जब भी न्यू पे कमीशन खुले और जब भी ओआरओपी की गणना हो तो उसमें जरूर इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।